हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके पीवाईक्यू सेशन 2 के साथ। सो आज हम लोग सेकंड सेशन पीवाईक्यू का कवर करेंगे। तो सभी डियर बैंकर्स जुड़ जाइए जिससे कि आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाएं और कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बचे ना। तो मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ JAIB CAIB बाय अरविंद सर। और ये हमारा क्या है, QR कोड, जिसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो कल 10 क्वेश्चन हुए थे, आज 11वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? इनमें से कौन सी एक डिजिटल बैंक की डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी CBDC नहीं है? तो देखो, रिपल और लाइट कॉइन ये हमारी क्या नहीं है, सेंट्रल बैंक की सेंट्रल करेंसी नहीं है। ई रूपी हमारी क्या है, सेंट्रल करेंसी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों। नाउ सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसे CBDC कहते हैं, विच ऑल्सो नोन एज डिजिटल फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वो मुद्रा होती है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता या क्या दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। इज अ डिजिटल करेंसी इशूड एंड गारंटीड बाय द सेंट्रल बैंक। जारी भी कौन करेगा, केंद्रीय बैंक RBI। और इसकी गारंटी भी कौन देगा, RBI। सो विच कैन बी यूज टू मेक डिजिटल पेमेंट। आप इसके थ्रू डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आर अ टाइप ऑफ digital currencies. Cryptocurrencies is an assets used as a means of exchange. तो जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं इनका यूज हम एक्सचेंज के फॉर्म में कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आर बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, रिपल एक्सेट्रा। सो ई रूपी इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, ई रूपी हमारी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, which network topology is commonly used बाय बैंक्स फॉर देयर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा आमतौर पर जो टोपोलॉजी यूज की जाती है वो कौन सी टोपोलॉजी है? ठीक है, तो नेटवर्क का जो एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी? तो सबसे ज्यादा जो कॉमन टोपोलॉजी यूज की जाती है वो होती है स्टार टोपोलॉजी। सो बैंक कॉमनली यूज द स्टार टोपोलॉजी इन देयर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सेंट्रल हब होता है और इस हब से डायरेक्ट आपके क्या जुड़े होते हैं, नोड कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, नोड कनेक्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोई एक नोड अगर नॉट वर्किंग हो जाता है, कोई भी एक अगर नॉट वर्किंग होता है तो रेस्ट जो नेटवर्क है उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों। सो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस और नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड और हब और स्विच। तो सेंट्रल नोड को हब या स्विच, हब ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्विच एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। तो द हब और स्विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मेकिंग इट इजी टू मैनेज एंड मेंटेन द नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कॉमन जो नेटवर्क बैंक में यूज होता है वो स्टार टोपोलॉजी होता है। ठीक है। In a wide area network, when connectivity through radio signal is typically achieved using which technology? तो रेडियो जो सिग्नल्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको बताना है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी होती है थ्रू रेडियो सिग्नल्स, वो इनमें से किस टेक्नोलॉजी की मदद से होती है? माइक्रोवेव पहला ऑप्शन है, ईथरनेट दूसरा ऑप्शन है, फाइबर ऑप्टिक तीसरा ऑप्शन है, चौथा DSL। तो रेडियो सिग्नल्स के लिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, माइक्रोवेव। रेडियो सिग्नल्स के लिए क्या यूज किया जाता है, माइक्रोवेव। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो माइक्रोवेव होगा। ठीक। अब आप कहोगे सर क्या एग्जाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, एक्चुअली वो पेपर थोड़ी किसी को पता होता, मेमोरी बेस्ड होता। उन्होंने कहा वाइड एरिया नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा था माइक्रोवेव से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया। ठीक। अब उसका जो कंप्लीट, अगर आप सोचोगे कि क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसका आपको आंसर मिलता है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी तरह से पता है, बेस्ट तरीके से आपको पता है, तो कैसा भी क्वेश्चन उसके ऊपर बन जाए आप उसको सॉल्व कर लो। चाहे केस स्टडी बेस बन जाए, चाहे थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट बन जाए, पढ़ने में टाइम लगता हो, या फिर अगर आप देखोगे तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाए, तो आप सभी को सॉल्व कर पाओगे। ठीक। तो पहला है, अ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू रेडियो सिग्नल इज कॉमनली अचीव यूजिंग माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। माइक्रोवेव लिंक यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिस्टेंट लोकेशन। जो दूर की लोकेशंस होती हैं वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के थ्रू माइक्रोवेव को लिंक किया जाता है। क्या यूज करके, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को ट्रांसमिट करके, और उस
डिस्टेंट लोकेशन तक अपना सिग्नल हम भेज सकते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड इज सूटेबल फॉर कनेक्टिंग रिमोट लोकेशंस इंक्लूडिंग बैंक ब्रांचेस ऑफिसेज इन अ नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इन इंडिया हाउ मेनी डेज अ पर्सन हैव टू गेट अ डॉक्यूमेंट स्टाम्प्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन टू मेक इट लीगली वैलिड। तो आपको बताना है कि एग्जीक्यूशन के बाद कितने दिन के अंदर, इन इंडिया हाउ मेनी डेज डज अ पर्सन हैव टू गेट अ डॉक्यूमेंट स्टाम्प्ड आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन टू मेक इट लीगली वैलिड। तो यहाँ पे स्टाम्प कराने के लिए जो वैलिड टाइम पीरियड दिया गया है वो 30 डेज दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 डेज। सो इन इंडिया अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाम्प्ड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन टू मेक इट लीगली वैलिड। फेलियर टू डू so may result in penalties और अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पेनल्टी, अगर आप 30 दिन के अंदर उसको एग्जीक्यूशन के बाद स्टाम्प नहीं कराते हैं तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेनल्टीज और अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिफर्स टू इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या मतलब समझते हैं? तो पहला, बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज विद फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, अगर आप उनको उपलब्ध कराते हैं तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। यानी कंपनी के अंदर की जानकारी आप जनता में लीक कर दें। तो आंसर हो जाएगा ए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रिफर्स टू अ इलीगल प्रैक्टिस और बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज किस आधार पर? बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक material information about a company giving individual an unfair advantage in the financial market। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, सीटीएस से रिलेटेड है। यू आर अ ब्रांच मैनेजर एंड योर ब्रांच रिसेंटली अडॉप्टेड अ चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, फॉर फास्टर एंड मोर इफिशिएंट क्लियरिंग ऑफ चेक। आ customer present a physical check at your branch for deposit. In this CTS enable branch, how should you handle the physical check presented by the customer? तो आपने अभी हाल ही में CTS सिस्टम को अडॉप्ट किया है और एक कस्टमर आपके पास आया, उसने डिपॉजिट के लिए एक नॉन CTS चेक दे दिया, ठीक है, फिजिकल चेक दे दिया, सॉरी फिजिकल चेक को प्रेजेंट किया। तो CTS इनेबल ब्रांच की अगर हम बात करें तो आप इस फिजिकल चेक को जो प्रेजेंट किया गया कैसे हैंडल करेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट द फिजिकल चेक एंड प्रोसेस इट एज यूजुअल थ्रू द ट्रेडिशनल क्लियरिंग प्रोसेस, स्कैन द फिजिकल चेक एंड सेंड द डिजिटल इमेज फॉर प्रोसेसिंग थ्रू CTS, inform the customer that physical check are no longer accept in CTS enable branch and reject the physical check, request the customer to provide a digital image of the check। अब आप क्या कहेंगे इसका आंसर? तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आप चेक को स्कैन करेंगे, फिजिकल चेक अगर आपको मिला है, और आप उसकी डिजिटल इमेज को प्रोसेसिंग के लिए TTS के अंडर में भेज देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मैक्सिमम क्या लिखा? मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट कवर्ड अंडर द इंटरेस्ट सबमेंशन स्कीम फॉर क्रॉप लोन। क्रॉप लोन के तहत जो इंटरेस्ट सबमेंशन स्कीम के तहत आपको इंटरेस्ट में छूट दी जाती है वो लोन अमाउंट क्या है? 2 लाख है, 2.4 लाख है, 3 लाख है या 5 लाख है? तो हमें पता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 3 लाख रुपए तक के लोन पर आपको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर क्रॉप लोन is a scheme to ensure that the farmer receives short-term credit at 7% with a upper limit of 3 lakh on the principal amount। तो 3 लाख रुपए तक के लोन पे आपको जो सबमेंटेड इंटरेस्ट पे करना होता है वो कितना करना होता है? 7%। व्हाट इज फिशिंग? देखो 3 चीजें आती हैं। एक वर्ड आता है आपके लिए फिशिंग, क्या आता है दोस्तों? फिशिंग आता है। एक वर्ड आता है स्मिशिंग, क्या आता है? स्मिशिंग आता है। और एक आता है विशिंग, क्या आता है? विशिंग आता है, ठीक। तो जब ईमेल के थ्रू आपको कोई लिंक भेज के आपके साथ फ्रॉड करे तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। जब SMS टेक्स्ट के थ्रू, किसके थ्रू? SMS टेक्स्ट के थ्रू आपको कोई भी लिंक भेज के फ्रॉड करता है, ट्रिक करता है पीपल को, तो स्मिशिंग कहते हैं। और वॉइस कॉल के तहत, वॉइस
कॉल के तहत अगर पीपल को ट्रिक किया जाता है तो उसे हम विशिंग कहते हैं। ठीक, तो यहां पे हमसे पूछा क्या गया है, फिशिंग। मेकिंग फोन कॉल, मेकिंग फोन कॉल्स प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, सेंडिंग spoofed email to extract confidential detail, sending mobile phone text message with a automated voice response system। तो यहां पे आपके लिए जो आंसर होगा वो ईमेल वाला होगा, फिशिंग। पहला वाला स्मिशिंग का एग्जाम्पल है, थर्ड वाला विशिंग का एग्जाम्पल है। तो जब आपको एक स्पूफ्ड ईमेल भेजा जाता है जिससे आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ट्रिक करके पीपल को, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। तो फिशिंग इन्वॉल्व सेंडिंग स्पूफ्ड ईमेल एंड एसएमएस डिजाइन टू ड्यूप कस्टमर into thinking that communication has originated from their bank, e-wallet provider and contain link to extract confidential information। यानी जब आपसे बात की जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा ईमेल के थ्रू कि ये लिजिटिमेट सोर्स के थ्रू ही मेल आया है, और आप उस पर अपना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और आपको ट्रिक किया जाएगा यानी उल्लू बनाया जाएगा। विशिंग इन्वॉल्व मेकिंग फोन कॉल्स। ठीक है, तो pretending to be a form of bank, non-bank, e-wallet provider, telecom service provider to lure customer into sharing confidential detail in the pretext of KYC updation, unblocking of account, SIM card, क्रेडिट डेबिट अमाउंट एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको वॉइस कॉल के थ्रू ट्रिक किया जाएगा तो विशिंग है, ईमेल के थ्रू किया जाएगा फिशिंग है, और एसएमएस के थ्रू किया जाएगा स्मिशिंग है। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सभी के लिए हमारा JAIB क्रैश कोर्स मात्र 1499 रुपए में आपको अवेल कराया जा रहा है, और इस क्रैश कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सो एग्जाम के टाइम पर लास्ट जो क्षण है उसमें अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप लीस्ट प्राइस में क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर राजेश, अ कस्टमर ऑफ ABC बैंक, recently discovered that his bank locker had been subjected to the theft, resulting in the loss of valuable content. According to the bank locker rule, the institution is held responsible for any loss caused by theft, vulgary, robbery. So, in the scenario, describe what is the penalty amount of ABC Bank is liable to pay Mr. Sharma for पे मिस्टर राजेश होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर राजेश फॉर द लॉस कंटेंट इन द लॉकर ड्यू टू थेफ्ट। तो सिंपल है, समझ में आया होगा। मिस्टर राजेश ने केबीसी बैंक के कस्टमर है, उन्होंने हाल ही में एक लॉकर लिया था और उस लॉकर में इन्होंने क्या देखा कि इनका जो भी वैल्यूएबल सामान था वो चोरी हो गया। ठीक, तो कोई भी सामान चोरी होता है, वल्गरी होता है, रॉबरी होता है, तो इसमें बैंक की जिम्मेदारी होती है। और इस सिनेरियो में अगर बात करें तो एबीसी बैंक इज लाइबल टू पे मिस्टर राजेश फॉर द लॉस ऑफ कंटेंट इन द लॉकर ड्यू टू द थेफ्ट। तो कितने टाइम इनको पे करना होगा, तो 100 टाइम ऑफ एनुअल रेंट, जितना भी एनुअल रेंट होता है उसका 100 टाइम पे करना होता है अगर कोई भी बैंक की जिम्मेदारी के तहत कस्टमर को नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो लॉकर ऑपरेशन रूल इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। बैंक लॉकर रूल इन केस ऑफ थेफ्ट स्टेट दैट बैंक विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस of the locker content caused by theft, vulgary, robbery. So the bank shall be liable to pay you 100 time of prevailing safe deposit locker annual rent. So this compensation also applies in case of fire, building collapse और fraud. ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, is provided protection under section 131 of negotiable instrument act। तो सेक्शन 131 किस बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कलेक्टिंग बैंक को करता है, पेइंग बैंक को करता है, नेगोशिएटिंग बैंक को करता है, या ड्रॉई बैंक को करता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि जो सेक्शन 131 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो इनमें से किस बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंक को क्या करता है, कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। So section 131 of Negotiable Instrument Act 1881 state that banker is not liable to the true owner of a check if banker receive payment in good faith and without negligence. So the banker
क्रॉस द चेक फॉर द कस्टमर, द बैंकर क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद द चेक अमाउंट एंड द टाइटल टू द चेक इज डिफेक्टिव। ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू इशू डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इन ल्यू टू द लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे फोर्टनाइट बेसिस पे आरबीआई एडवाइस देता है कि अगर किसी ग्राहक का डीडी या बैंकर्स चेक मिस हो जाता है, खो जाता है, और अगर वो डुप्लीकेट डीडी की डिमांड करता है तो बैंक को कितने दिन के अंदर, मात्र 14 दिन, फोर्टनाइट के अंदर बैंक को क्या प्रोवाइड कर देना चाहिए, कस्टमर को डुप्लीकेट डीडी। बट इसमें जब भी बैंक कस्टमर को डुप्लीकेट डीडी देता है तो लेटर ऑफ इंडेमनिटी ले लेता है कस्टमर से, कि यानी जो डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हुआ है उससे अगर कोई लॉस हुआ होगा, अगर कोई भी लॉस बैंक को होगा तो किसको होगा, बैंक को होगा, तो भरपाई बैंक को कौन करेगा, कस्टमर। फिर कस्टमर की जिम्मेदारी हो जाएगी, किसकी, कस्टमर की जिम्मेदारी हो जाएगी बैंक को भरपाई करे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्टनाइट इज द करेक्ट आंसर। तो जब हम डुप्लीकेट डीडी या बैंकर्स चेक की बात करते हैं, इन ल्यू टू द लॉस इंस्ट्रूमेंट, अगर ये खो जाता है, कैन बी इशूड सब्जेक्ट टू पेमेंट नॉट ऑलरेडी हैविंग बीन मेड। इसका भुगतान जो खोया है अगर उससे पहले कहीं भुगतान नहीं हुआ है तो डुप्लीकेट डीडी मिल जाएगा, है ना। बस इसके लिए फर्निश करना होगा इंडेमनिटी लेटर, किसके द्वारा, परचेजर और पेई के द्वारा। सो आरबीआई एडवाइस देता है कि डुप्लीकेट इज टू बी इशूड विद इन अ फोर्टनाइट बेसिस। ठीक है, फोर्टनाइट बेसिस पर डुप्लीकेट जारी करना पड़ेगा। फॉर डिले बियॉन्ड दिस स्टुपुलेटेड पीरियड, यानी इस फोर्टनाइट पीरियड के बाद अगर डिले करता है जारी करने में तो हैव पे इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी इन ऑर्डर टू कंपनसेट द कस्टमर। ठीक है दोस्तों। तो फॉर सच डिलेस वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बाय द परचेजर और बेनिफिशियरी, so पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी होल्डर। फिर क्वेश्चन आता है एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। किसकी बात की जा रही है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट इज रिक्वायर्ड फॉर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन, एमएमआईडी स्टैंड्स फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। पहला दूसरा सही है। इट इज अ 7 डिजिट कोड इशूड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर, यही थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं एमएमआईडी का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, ये यूनिक मोबाइल नंबर से लिंक होता है और डिफरेंट एमएमआईडी कैन लिंक टू द सेम मोबाइल नंबर। आप चाहें तो डिफरेंट एमएमआईडीज को सेम मोबाइल नंबर पर लिंक कर सकते हैं। और एमएमआईडी की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया, 7 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए इजी access to the mobile banking services. So each mobile banking account is allocated a unique MMID, the relevant bank. So with MMID, user can avail themselves for various mobile banking features such as fund transfer, bill payment and other services. अब आपको यहाँ पे मैच करके बताना है, क्या करना है, मैच करना है कि इनमें से कौन सा सही मैच है या कैसा सही होना चाहिए। सबसे पहले दिया गया है इनलैंड बिल, इनलैंड बिल, फिर डॉक्यूमेंट्री बिल, क्लीन बिल और यूजेंस बिल। देखो इनलैंड बिल का मतलब है जो इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब है जिसमें सपोर्ट डॉक्यूमेंट हो, क्या हो दोस्तों, सपोर्ट डॉक्यूमेंट हो। क्लीन बिल का मतलब है जिसमें कोई सी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो। यूजेंस बिल वो होता है जो अकॉर्डिंग टू टाइम इशू किया जाए, समय के अनुसार जिसकी मैच्योरिटी हो। अब पहला लिखा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब जिसमें किसी भी जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम क्लीन बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीन बिल। तो पहले का तीसरे का पहला हो जाएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज अकम्पनिंग पेपर्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, तो उसे हम डॉक्यूमेंट्री बिल कहेंगे, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है दोस्तों, बिल ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया, भारत में अगर बना है और मेड है, एंड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट टू इंडिया, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी तीसरे का पहले का तीसरा हो गया, ठीक है, दूसरे का दूसरा हो गया और तीसरे का पहला हो गया, ठीक है। यूजेंस बिल चौथे का चौथा हो जाएगा, समय के अनुसार मैच्योरिटी होगी, ठीक है।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इनलैंड बिल क्या है, ऐसा बिल जो इंडिया में ड्रॉ किया गया हो और पे बिल भी इंडिया में हो। डॉक्यूमेंट्री बिल वो है जिसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए हो। क्लीन बिल के लिए कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और यूजेंस बिल, अ बिल पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड and specifies normally a time for payment of the value it represent। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर रीजन रूरल बैंक्स टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज 7.5%। 7.5% एमएसएमई के लिए जो भी टारगेट है वो 7.5% है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में याद रखिएगा, बिफोर पहले क्या हो रहा था, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट दिया गया था ओवरऑल 75%। सो नाउ इट इज रिड्यूस्ड, इसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिड्यूस्ड कर दिया गया। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो टारगेट है वो 60% कर दिया गया है। ठीक है, कब कर दिया गया है, रिवाइज गाइडलाइन, किसमें, रिवाइज्ड गाइडलाइन में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया तो मैंने बता दिया, गाइडलाइंस में 2025 पीएसएल, 2025 पीएसएल में कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टारगेट है वो रिवाइज करके 60% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रीजन रूरल बैंक का भी टारगेट 7.5% है, इट इज अ सब टारगेट। तो देखो, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की 7.5% इन बैंकों के लिए भी है, 7.5% रीजन रूरल बैंक के लिए भी है, 7.5% हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है। अब जो मैं कह रहा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ओवरऑल टारगेट 75% था, इसको रिड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है 60%। कितना कर दिया गया, 60% पे। ठीक है, बकाया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का 40% ही है, फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांच इनका 40% ही है, और रीजन रूरल बैंक का टारगेट 75% ही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ वीकर सेक्शन में भी 12% का टारगेट है, 15% का रीजन रूरल बैंक के लिए और 12% स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो अगर पूछा जाए इनमें से वीकर सेक्शन का टारगेट किन बैंकों को सबसे ज्यादा असाइन किया गया, तो आंसर लगाएंगे रीजन रूरल बैंक, 15%। कितना, 15%। ठीक है दोस्तों, नाउ तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, इजी थी, आसान थी, और आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के तहत आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है महापैक और लाइव बैचेस पर, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड तक ही वैलिड है। तो इस ऑफर के तहत दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले JAIB महापैक कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर JAIB प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे महापैक के थ्रू, और 6 मंथ महापैक आपको मिल रहा है 2499 में, 12 मंथ महापैक मिल रहा है 3599 में, और 24 महीने का महापैक मिल रहा है 5599 में। महापैक में आपको मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस एंड 500 प्लस मॉक एंड क्विज एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ JAIB क्रैश कोर्स बैच आपको मात्र 1499 रुपए में विद टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। समर्थ RBI बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, नॉर्मल प्राइस 1899 और प्रो प्राइस 3399। JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं दोस्तों, और सेट ऑफ 4 बुक्स को अगर आप बाय करते हैं तो आप बाय कहां से करेंगे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। लीस्ट प्राइस 1224 रुपए में आपको संपूर्ण थ्योरी मिल जाती है, हिंट एंड सोल्यूशन। हर एक क्वेश्चन के बाद हर एक सब्जेक्ट में आपको MCQs और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं विद द एक्सप्लेनेशन एंड क्विक रिवीजन और माइंड मैप जैसी सुविधाएं आपके लिए वैलिड हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।